वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां पर हम आज काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं अलीना खान के साथ में। ये हमारे साथ आप सभी के सामने आप सभी को स्टोरी सुनाने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग। और ये काफी टैलेंटेड स्टोरी टेलर भी है और अभी फिलहाल वो डॉक्टरी भी परस्यू कर रही है इंग्लिश में। उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग, जैसे कैबिन क्रू हो, टीचर्स हो, काफी लोगों को ट्रेन किया है। तो आई वेलकम यू अलीना मैम। वेलकम आप सभी का जन वाइस में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। एंड अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है, तो आप लोग इनको मैसेज पे लिख दीजिएगा। और आप लोग जैसे नॉर्मली आपके रिएक्शंस के थ्रू आप लोग बताते हैं आपकी स्टोरी कैसी अच्छी लगी, तो आप लोग प्लीज रिएक्शंस के थ्रू बताइएगा। और इनकॉल मैसेजेस पे आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको कुछ लिखना हो। अलीना मैम, यू कैन टेक। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले नमस्ते आप सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर द स्टोरी टेलिंग सेशन। आज का मैंने पोस्टर देखा। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं बीच में खांसूं या छींकूं तो बस मुझे दुआ दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, स्टोरी में आगे सुनाती रहूंगी। अ, आज मैंने पोस्टर देखा तो जिस पे आपने रजिस्टर किया है तो वो उस पे बेस्ड है, मिस्ट्री और सस्पेंस पे। तो क्या होता है, मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरीज वो होती हैं जिसमें मतलब जरा सा इंटरेस्ट आए और हमें वो हो जानने की उत्सुकता कि आखिर मर्डर किया किसने है। इसीलिए मैंने आज एक मर्डर स्टोरी पिक की है और मैंने लाल कपड़े पहने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक खून की कहानी सुनाने जाऊंगी तो फिर वैसा ही तैयार होके आना पड़ेगा। तो ये कहानी जो है ये हिंदुस्तान में बेस्ड नहीं है, ये बाहर की कहानी है। मैंने वही छोड़ दी ताकि हम लोग को और जरा इंटरेस्टिंग बातें और जगहों की भी पता चले। अब क्योंकि इसमें एक मर्डर हुआ है और मर्डर होता है तो कातिल भी कोई ना कोई होता है और हम मिल के कातिल को ढूंढेंगे, तो बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसको डिटेक्टिव जो है जिनसे बातचीत करेंगे, जिनसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आखिर ये मर्डरर तो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मर्डरर है तो आप एक थम्स अप भेजिएगा या फिर लिख के चैट बॉक्स में भेजिएगा कि आपके हिसाब से ये इंसान मर्डरर क्यों है। ठीक है? अगर मेरी किसी बात पे अग्री करते हैं तो थम्स अप, और अगर कुछ पूछना है तो थम्स डाउन या फिर चैट बॉक्स में मैसेज। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, ये कहानी है 1923 की। अब उस जमाने में ना मोबाइल फोन्स थे, ना ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, और एयर ट्रैवल भी कम था। तो ये कहानी जो है वो सेट है एक ट्रेन में। अब ट्रेन में हमें पता है बोगी होती है ना, बहुत सारी बोगी होती है, उसमें लोग रहते हैं, सफर करते हैं, रहते हैं। तो अब ये जो ट्रेन है ये एक खास ट्रेन है, इसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो है वो यूरोप में चलती है और ये एक बहुत मशहूर ट्रेन है, क्योंकि इसमें आपने अगर किसी रील पे या वीडियो में देखा होगा तो ये वैसी लग्जरी ट्रेन है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं और हर पैसेंजर का एक अपना कंपार्टमेंट होता है, उसमें उनको बेड मिलता है, एक छोटी सी टेबल मिलती है, और मतलब पर्दे दरवाजे सब चीज होता है, छोटा सा कमरा समझ लीजिए। तो ये वो वाली बग्गी है, ट्रेन पूरी। तो हम हमारी कहानी इस ट्रेन की एक बग्गी में शुरू होती है जहां पे कई सारे लोग सफर कर रहे हैं, और ये कहानी सुनाने वाले और जिनके जरिए हम ये कहानी सुनेंगे वो एक डिटेक्टिव है जिनका नाम है पोयरोट। अब ये थोड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा है, तो हम पोयरोट को बुलाएंगे प्रकाश। चलेगा? तो हमारे डिटेक्टिव का नाम है डिटेक्टिव प्रकाश। अब डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो इस ट्रेन में, जो डिटेक्टिव प्रकाश किसी काम से गए हुए थे एक दूसरे देश, और अब उनको कॉल आया है लंदन से कि एक जरूरी केस आया है तो जल्दी से आप लंदन आ जाइए। तो वो एक रात पहले सबसे पहला जो सॉरी, सबसे पहला जो टिकट उनको मिलता है वो ओरिएंट एक्सप्रेस का मिलता है और वो उसमें अपना टिकट करा लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये एक लग्जरी ट्रेन है और इसमें मुश्किल से टिकट मिल पाता है और हर एक एक पैसेंजर को एक कमरा देना होता है, तो हर बोगी में सिर्फ 13 पैसेंजर्स ठहर सकते हैं। ठीक है? अब जो जो डिटेल मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग सब मेरे साथ डिटेक्टिव बन जाइए और वो डिटेल याद रखिएगा। तो इस बोगी में 13 पैसेंजर्स हो सकते हैं, तो हमारे 13वां पैसेंजर जिसने टिकट बुक करा है वो हमारे डिटेक्टिव प्रकाश है। ठीक? अब डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, और ये डिटेक्टिव प्रकाश बहुत मशहूर डिटेक्टिव है। मतलब सोचिए दूसरे देश गए हुए थे, लंदन से कॉल आ रहा है कि सर आप आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है।
तो जैसे ही ये ट्रेन में चढ़ते हैं, अब क्योंकि ये एक लग्जरी ट्रेन है, इसमें बहुत ही हाई फाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब हाई फाई से मतलब ये कि जो जिनके पास खूब सारा पैसा भी है और खूब सारा वक्त भी है, और अब ऐसे लोगों के पास खूब सारे सीक्रेट्स भी होते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये ट्रेन पे चढ़ते हैं और लोगों को लोग पहचान जाते हैं कि ये तो डॉक्टर डिटेक्टिव प्रकाश हैं, जो इतने मशहूर है, जिनके बारे में हम पेपर में पढ़ते हैं। तो एक साहब जो है बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, उनका नाम है रैचेट। ठीक है, मिस्टर रैचेट। मिस्टर रैचेट जो है एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, और ये बहुत पॉपुलर है बिकॉज इनका एम्पायर जो है वो 2-3 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक। अब ये है तो बहुत अमीर और ये ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में, लेकिन इनको आजकल एक डर सता रहा है कि कोई इन्हें मारना चाहता है। ठीक है। तो अब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे इसलिए क्योंकि वो प्लेन का वो उस वक्त नहीं कर पाए थे, जैसे भी उनका वो रहा उस वक्त तो ट्रेन में थे, और ये परेशान हुए जा रहे थे, पैरानॉइड हुए जा रहे थे कि कोई मुझे मारना चाहता है, मैं कैसे बचूंगा, ट्रेन में तो सिक्योरिटी भी नहीं होती। तो जैसे ही डिटेक्टिव प्रकाश आते हैं, ये उनसे कहते हैं कि सर प्लीज आप जो है, आप तो डिटेक्टिव हैं, आप पकड़ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई मारना चाहता है, और आप कातिल को पहले ही पकड़ लीजिए। तो डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो इनको ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी जो केस हुआ ही नहीं है उसको मैं सॉल्व कैसे कर दूं। लेकिन ये परेशान इतने हैं कि इन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी मदद करिए, और कोई मुझे मारना चाहता है और आप समझ नहीं रहे हैं, ये कितनी वैसी बात है, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बस अगली सुबह मेरी होगी कि नहीं होगी। बट डिटेक्टिव प्रकाश को ये अजीब से लगता है कुछ, कि भाई एक तो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये बहुत खुद ही किसी बात से गिल्टी हो, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसे से इनके एक्सप्रेशंस हैं कि इनको लग रहा है कि कुछ गलत काम करके भागे हैं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये बात बना रहे हैं बस। तो डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो केस लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं देखिए भाई मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और मुझे अभी रेस्ट करना है, सुबह पहुंचना भी है। तो वो फिर अपने केबिन में चले जाते हैं, कंपार्टमेंट में। बाकी सब भी कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। पूरे 13 लोग अपने अपने कमरों में हैं, और एक कॉमन डाइनिंग एरिया है जहाँ पे ये लोग सब मिलते हैं। तो रात का खाना खा के सब सोने चले जाते हैं। सन्नाटा, और ये ट्रेन चल रही है यूरोप में, वहां पे हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, खूब ठंड है, सब अपने लिहाफों में दुपक के सो गए। ठीक। रात में करीब 1:30-2 बजे बहुत जोर की एक चीख आती है, और सन्नाटा। अब आप सोचिए, बाहर है स्नो का तूफान, और अंदर खूब ठंड, रात के 2 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, और एक जोर से चीख आती है, तो जाहिर है किसी की आंख नहीं खुलती। ठीक। और सब सोते रह जाते हैं। अगर कोई उठता भी है तो हमें अभी पता नहीं, दिन में पता चलेगा। तो जब सुबह आंख खुलती है तो कौन मरा मिलता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताए कि कौन मर चुका। अच्छा, रेखा जी मजे ले रही है, कहेंगे रेखा जी का कहना है प्रकाश, डिटेक्टिव प्रकाश ही मर गए। जी, रैचेट मर गए। अब डिटेक्टिव प्रकाश मर जाएंगे तो हम खूनी को पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको नहीं मार सकते। लेकिन रैचेट जो इतनी देर से कह रहे थे मैं मरने वाला हूँ, जिनको इतना वो हो रहा था एक दिन पहले, वो मरे मिलते हैं। तो अब डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो कश्मकश में है कि भाई ये तो मुझसे कह रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन मारना चाहता था इन्हें। अच्छा, वैसे तो ये केस नहीं लेते क्योंकि रैचेट तो मर गए, लेकिन जो जाहिर सी बात है मर्डर हुआ है ट्रेन में, तो ट्रेन के जो कैप्टन थे वो आए, और उन्होंने, वो भी डॉक्टर, उनको डिटेक्टिव प्रकाश को जानते थे, तो उनसे कहा कि आप जरा पता लगाइए कि मर्डर किसने किया है, वैसे भी स्नो तूफान की वजह से हमारी ट्रेन रुक गई है। तो ये ट्रेन भरी वादियों में, स्नो से भरी वादियां हैं, एल्प्स हैं, वहां पे ठहरी हुई है, और मर्डर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव प्रकाश अब सोचते हैं कि भाई सबसे पहला काम तो मैं ये करूं कि रैचेट के आसपास जितने लोग हैं, इस बग्गी में जितने लोग हैं, उनका मैं इंटरव्यू लूं, मैं देखूं कि सब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, और कल रात को किसी ने कोई आवाज सुनी या नहीं। तो सबसे पहले जो इंसान पकड़ में आता है वो होता है जैक। जैक मिस्टर रैचेट का सेक्रेटरी था। ठीक है। अब मिस्टर रैचेट जो है वो बिजनेसमैन थे, तो अपने सेक्रेटरी को साथ लेके चलते थे। अब ये सेक्रेटरी जो है वो भागा भागा आता है कि अरे मेरे बॉस का मर्डर हो गया है सर, बताइए कैसे वो करा जाए। तो अब वो कहते हैं अच्छा घबराओ नहीं, पहले हम क्राइम सीन पे चलते हैं।
अब ये धीरे से उनका रैचेट का वो खोलते हैं कैबिन, कि अगर कोई चीज अंदर ऐसे है तो वो खराब वराब ना हो जाए। तो खैर वो खोलते हैं और वो धीरे धीरे सामान देखना शुरू करते हैं कि कोई हाथापाई की निशान तो नहीं है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं, कोई चोरी तो नहीं हुई है, चोरी के चक्कर में तो नहीं मारे गए। तो खैर देखते देखते हैं सामान बिल्कुल इंटैक्ट, कुछ भी चीज नहीं चुराई गई है, कोई हाथापाई के निशान नहीं है। और कमाल की बात यह है कि मिस्टर रैचेट का केबिन खोलने के लिए इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि डिटेक्टिव प्रकाश को मास्टर की मंगा के केबिन खुलवाना पड़ा, दरवाजा अंदर से बंद था। ठीक, अब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं मिस्टर रैचेट जमीन पे पड़े हुए हैं और उनका बाकी सब कुछ बिल्कुल अनटच्ड, कुछ खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। तब ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये तो अंदर से भी बंद था। खिड़की देखते हैं, खिड़की भी बंद है, लॉक्ड है। तो कैसे भाई, कोई अंदर ना, कोई अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता था, तो कैसे मर गए। तो खैर ये इधर उधर देखना शुरू करते हैं। तो इनको चार चीजें मिलती हैं उनके केबिन में। अब वो क्या चार चीजें हैं? पहली चीज है एक रुमाल, उस रुमाल पे एक बड़ा सा एच बना हुआ है ऐसे, उससे एम्ब्रॉयडरी से, जो जाहिर सी बात है मिस्टर रैचेट का तो नहीं होगा, वो किसी लेडी का है, वो है रुमाल। तो वो खैर उठा के उसको सबूत के तौर पे अपने पास रख लेते हैं। दूसरी एक चीज इन्हें मिलती है मिस्टर रैचेट की पॉकेट वॉच। और वो पॉकेट वॉच का टाइम जो है वो 1:15 होके रुक गई है पॉकेट वॉच। तो इससे डिटेक्टिव प्रकाश अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही मर्डर का टाइम था और मारपीट में या मर्डर में उस पे लग गई और वो बंद हो गई घड़ी। एक और चीज जो उन्हें उनके केबिन में मिलती है वो है एक सिगरेट स्टब, थोड़ी सी पी हुई सिगरेट का छोटा सा हिस्सा वो पड़ा हुआ है। तो वो फौरन उसके सेक्रेटरी से पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारे मालिक जो है, जो बॉस हैं, वो सिगरेट पीते थे? तो कहता है नहीं। तो फिर उसको शक होता है कि भाई अगर सिगरेट वो नहीं पीते हैं तो ये सिगरेट आई कहाँ से। फिर चौथी चीज जो मिलती है वो मिलता है एक जला हुआ लेटर का छोटा सा टुकड़ा, जिसपे आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग केस। अब आर्मस्ट्रॉन्ग केस क्या है वो हमें पता चलेगा, पहले मैं आपको मंजर बताऊं उस केबिन का क्या था। ये सारी चीजें उन्होंने पकड़ तो ली, फिर उसके बाद वो काफी देर तक खड़े हुए डेड बॉडी को देखते रहे। उन्होंने गौर से देखा, तो उन्होंने गिना कि कैसे मर्डर हुआ है और कैसी उसकी जख्म है। तो 12 चाकू के भोंकने के निशान बॉडी पे, किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मिस्टर रैचेट को मारा था। सॉरी, घोप घोप के पूरी बॉडी पे उनके चाकू के छुरी के निशान थे। तो इतनी बार किसी ने भोंका था, कुछ उसमें से हल्के थे, कुछ जोर से थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब कोई नफरत ही करता था जिसने इनको इतनी बेदर्दी से मारा बुरी तरह से। तो खैर लेने ढूंढा, लेकिन उनको चाकू छुरी कहीं नहीं मिली कि जिससे मर्डर हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो लेटर देखा और लेटर में जो लिखा था वो पढ़ा कि लिखा क्या था। जो जला हुआ है उसमें थोड़ा सा हिस्सा, तो उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग केस लिखा था। तो उन्होंने कहा आर्मस्ट्रॉन्ग केस, ये तो सुना सुना लग रहा है। फिर उनको याद आया कि आर्मस्ट्रॉन्ग केस अमेरिका में एक अभी 4-6 महीने पहले एक केस हुआ था किडनैपिंग का, जिसमें 6 साल की एक बच्ची है डेजी, उसको किडनैप करा गया था और उसको मर्डर कर दिया गया था। और इसकी वजह से इसके पापा के जो है वो शौक मतलब वो उन्होंने गम के मारे आत्महत्या कर ली थी, और उस डेजी की मम्मा जो एक और बच्चे से प्रेग्नेंट थी, वो शौक के मारे मर गई। तो सिर्फ एक किडनैपिंग की वजह से पूरी एक फैमिली तबाह हो गई, और ये भी बहुत बड़ी फैमिली थी अमेरिका की, बड़े बिजनेसमैन लोग थे। तो अब ये हुआ कि आर्मस्ट्रॉन्ग केस इसके बारे में इसको कैसे पता, और ये लेटर जलाया क्यों गया है, और ये इसके केबिन में क्यों है। क्या लगता है आपको, क्या रिलेशन हो सकता है रैचेट का और आर्मस्ट्रॉन्ग केस का? और कोई ये लेटर जला के क्यों रखेगा, या वो लेटर अगर बच गया तो उसने क्यों जलाना चाहा उसे? सरिता जी आपने हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं सरिता जी, आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। तो खैर अब अच्छा पारुल जी कह रहे हैं डेजी को किडनैप किया होगा। क्या बात है, आप लोग भी अंदर से डिटेक्टिव्स हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब डिटेक्टिव प्रकाश ने छानबीन की तो पता चला कि ये जो रैचिट हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो इतना मतलब शांशुई बनते हैं, पता चला ये पुराने एक वो हैं
इन्होंने अपनी बिजनेस राइवलरी के चक्कर में डेजी को किडनैप किया था, और कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उस मर्डर डेथ हो गई। जिनको इन्होंने हायर किया था उसने डेजी को मार दिया। तो ये जो थे रैचेट, ये एक क्रिमिनल थे, और ये किडनैपिंग के जिम्मेदार थे। वो ही क्रिमिनल थे डेजी वाले केस में, डेजी को रैचेट ने किडनैप किया था। और अब इनका खुद का मर्डर हो गया, तो अब कोई ये मतलब सजा भी क्या ही दे इनको। लेकिन इससे ये पता चला कि इनका कुछ ना कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग केस से कनेक्शन था, और ये शायद इसीलिए बचे बचे फिर रहे थे। इसीलिए कह रहे थे कि मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, मार ना दे, तो मुझे प्रोटेक्ट करिए। तो शायद यही रीजन था जिस वजह से ये गिल्टी फील कर रहे थे। अब क्या होता है, चलिए वो सारी चीजें सही कि इसने डेजी को किडनैप किया, इसने डेजी को मारा, लेकिन ये भी सच है कि किसी ने रैचेट को भी मारा। किसने मारा, ये डिटेक्टिव प्रकाश को पता करना था। तो खैर, अब उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सारे पैसेंजर्स को कहा आइए, मैं आपसे एक एक करके बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उसने सॉरी, सबसे पहले उसने उसको बुलाया, सेक्रेटरी याद है जिससे उसने बात की थी सबसे पहले। सेक्रेटरी को बुलाया, जैक को, और उससे पूछा कि भाई ये बताइए कि आपके बॉस से आपका कैसा रिश्ता है, आपके बॉस कैसे थे, कैसे किस किस्म के इंसान थे। इस तरह से बात करने लगा। तो सेक्रेटरी ने जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है फौरन मतलब वैसे तो, अरे बहुत सर बहुत अच्छे थे, और उन्होंने क्या कहते हैं मुझे नौकरी दी थी, और ऐसे मेरा फायदा कराया था, और मुझे कब, वो चापलूसी करने लगे। जाहिर सी बात है। अच्छा, गुरदीप साहब कह रहे हैं कि कौन मर्डरर है, जैक। अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं गुरदीप जी सही है कि नहीं। लेकिन जैक ने जो है सबसे पहले बोलते ही जैसे सवाल जवाब हुए, तो उसने फौरन ही ये बोला कि नहीं बहुत अच्छे आदमी थे, ये था वो था। फिर उसके बाद डिटेक्टिव प्रकाश ने क्या किया, एक और उनका नौकर साथ में ट्रैवल कर रहा था, जो उनके लगेज के साथ था, रैचेट के। तो उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बॉस कैसे थे, तो उसने भी तारीफें करना शुरू कर दी। तो डिटेक्टिव प्रकाश को समझ में आया कि भाई ये सब तो चापलूसी करते रहेंगे, तो मैं जो हूँ ये राज खोल देता हूँ कि असल में डेजी का किडनैपर जो है, किडनैपर और मर्डरर, वो रैचेट ही है। फिर देखता हूँ कि इनके कुछ रिएक्शन या कहानी बदलती है या नहीं। तो वो सबको इकट्ठा करता है, वो खाने पीने वाली पेंट्री वाला जो एरिया होता है वहां पे इकट्ठा करके बता देता है कि भाई देखिए ये जो मर्डर हुआ है ये मिस्टर रैचेट का हुआ है। लेकिन छानबीन से पता चला है कि मिस्टर रैचेट असल में सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक क्रिमिनल भी थे, और उन्होंने ही डेजी को किडनैप किया था और मारा था। आर्मस्ट्रॉन्ग केस के जो क्रिमिनल है वो यही है। तो सब लोग एकदम सत्य में, ये तो सोचा ही नहीं था, मतलब जिसका क्रिमिनल हम ढूंढ रहे हैं वो खुद ही क्रिमिनल निकलेगा। तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि इसीलिए अब क्योंकि हम इसलिए जरूरी है कि हम ये पता करें कि इसको किसने मारा, मतलब एक तो क्रिमिनल का मर्डर हुआ है, तो किस वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप सब मेरी मदद करें। फिर से वो अब उसको बुलाता है, सेक्रेटरी को, कहता है देखिए जरा कुछ इसकी कहानी, इसकी बातें बदली या नहीं। तो अब वो आता है जैक, और कहता है कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग खबर हो गई, और मतलब अब मुझे अपने ही बॉस से नफरत होने लगी कि वो इस तरह की हरकत भी कर सकता है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस तरह के इंसान निकलेंगे। तो ये किसी भी नॉर्मल इंसान का रिएक्शन है। तो डिटेक्टिव प्रकाश सोचने लगे, पता नहीं, अच्छा कहने लगे कि लग तो नहीं रहा कि इसने किया होगा, बट पहले मैं ये पूछ लूं कि उस टाइम पे ये था कहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि भाई रात में आप कहाँ पे थे, कितने टाइम, किस वक्त आप चले गए थे अपने कंपार्टमेंट में। तो अच्छा, एक और चीज, एक वर्ड होता है एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज का आप पे शक है, तो आप कोई बहाना या कोई वजह बताइए जिससे वो शक जो है वो दूर हो जाए, उसको एलिबाई कहते हैं। तो अब ये क्या करने लगे, हर किसी की एलिबाई चेक करने लगे। उन्होंने उससे पूछा जैक से कि तुम्हारी एलिबाई क्या है, तुम कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त मर्डर हुआ। तो जैक कहता है कि नहीं मैं तो अपने कंपार्टमेंट में था। तो बोले अच्छा क्या कर रहे थे, बोले थोड़ी देर तो मैं लेटा रहा, किताब पढ़ता रहा, फिर मैं सो गया। तो ओ, ओ, वो सोच में पड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि सर आप कंफर्म कर सकते हैं ये
ये वाली जो बराबर वाले कंपार्टमेंट की मैडम है, ये बाथरूम गई थी तो उन्होंने मुझे देखा था, तो मैंने ऐसे सर भी हिलाया था दरवाजे शीशे के थ्रू। तो उसने कहा अच्छा। तो वो फिर मैडम को बुलाता है और पूछता है कि आपने देखा था? बोली जी जी वो तो था, मैं ऐसी 12:30 के करीब गई थी, तभी अपने केबिन में थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब वो अपने केबिन में ही था। तो उन्होंने कहा चलिए ये एलिबाई मैं मान लेता हूँ। अब अगले इंसान से जिससे उनको पूछताछ करनी थी वो थे एडवर्ड। एडवर्ड वो दूसरे नौकर हैं मिस्टर रैचेट के, जो साथ में ट्रेन पे थे। अब एडवर्ड जो थे वो बिल्कुल ऐसे से नहीं होते, सीरियस फेस, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, बहुत ही मतलब एकदम सीरियस से बने हुए। जी अफसोस है मुझे, ठीक थे लेकिन उन्होंने गलत काम किया। फिर अच्छा ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ पे थे और आप कितने बजे सोए? जी मैं अपनी ड्यूटी करके फौरन ही सोने चला गया था। रात को सोने से पहले मैंने सर को दवा दी थी, सोने की दवा वो खाते थे, तो करीबन 11 बजे दी और उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद की मुझे कोई खबर नहीं। बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सीधे उससे उन्होंने बता दिया। अब डिटेक्टिव प्रकाश को समझ में आया कि ये इंसान भी भाई मतलब और कुछ इन्फॉर्मेशन इसे देनी नहीं है, जितनी उसे देनी थी उसने दे दी। तो उसने कहा ठीक है चलिए। उसने इससे एक और बार कंफर्म किया, ये बताइए आपके बॉस के सिगरेट पीते थे? तो इसने कहा जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि वो सिगरेट पीते थे, मेरे सामने कभी नहीं पिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। इससे डिटेक्टिव प्रकाश का ये चीज और बढ़ गई कि सिगरेट शायद रैचेट की नहीं है, इसका मतलब कोई और केबिन में आया था। कैसे आया था और वो कौन था ये हमें अभी नहीं पता है। इसके बाद ये एक रैचेट का कमरा था, इधर एडवर्ड का कमरा था, जैक का थोड़ा दूर था। रैचेट की दूसरी तरफ एक कमरा था एक साहिबा का, उनका नाम था मिसेस सोफिया। और ये बहुत ही बातूनी अमरीकी लेडी थी, ठीक है। अब पूरे वक्त जिस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये वो उन लेडीज में से एक थी जो हर वक्त अरे आपने सुना क्या हुआ, किसी ने देखा क्या कुछ, अरे भाई मैं तो इतनी जल्दी सो गई थी और मुझे तो कुछ खबर ही नहीं, अगर पता होता ऐसा कुछ है तो हम लोग ध्यान ही रख लेते इनका। इन्होंने डिटेक्टिव को बोला कि जान खतरे में, हमसे कह देते तो हम लोग ही मतलब क्या कहते हैं इनके साथ वक्त बिता लेते। बेचारे पता नहीं कितने परेशान रहे होंगे रात भर टेंशन के मारे कि कोई इन्हें मारना चाहता है। और भाई आजकल तो क्राइम इतना बढ़ गया है, मैं खुद इतना डरती हूँ। ये थोड़ी एजेड भी थी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा घबरा भी ज्यादा गई थी कि भाई मेरा तो फिजिकल पावर भी नहीं है और मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ हो गया, मर्डर अगर ट्रेन में हुआ तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, मैं क्या करूंगी। तो ये मुस्तकिल हर किसी से कभी इधर बात कभी उधर बात, जितने 13 लोग थे उनसे बातें करने में लगी हुई थी। तो खैर वो कहते हैं डिटेक्टिव प्रकाश मिसेस सोफिया जरा मेरे पास आइए। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि आप सबसे बात कर रही हैं, लग रहा है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ, आप उस वक्त क्या कर रही थी, आपको क्या लगता है कि कैसे हुआ होगा? तो वो बोलते हैं कि देखिए भाई मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं इनका डर समझ सकती हूँ क्योंकि कल रात को मैं लेटी हुई थी और मैं इस बार अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तो मैं बहुत ही डरी हुई लेटी हुई थी मुंह मोड़ के दरवाजे से। तो मैंने कुछ नहीं देखा या सुना, लेकिन बीच में खटर पटर की आवाज आई थी। तो मैं अपने ही केबिन में मैंने जब करवट ली तो मैंने एक शैडो देखा, एक आदमी का, एक परछाई। तो मुझे ऐसा लगा कोई है, मैंने आवाज भी दी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद खैर थोड़ी देर तो मैं लेटी रही, उठी नहीं। फिर जब थोड़ा शांत लगा मुझे तो मैं धीरे से उठी तो एक जोर से खटर पटर की आवाज आई और जमीन पे कुछ गिरा। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, और मैंने नीचे देखा तो ये बटन, उन्होंने एक बटन निकाल के दिया कि ये बटन जो है मेरे केबिन के दरवाजे पे पड़ा हुआ था। तो मैं इतना डर गई कि कोई बाहर खड़ा मुझे देख रहा था या कोई था वहां पे, और मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं बोलूं। तो मैं जल्दी से अपनी मतलब खटका लगा के अपने केबिन में बिस्तर में घुस गई। उसके बाद मैंने दवा भी खा ली ताकि मेरी आंख ना खुले, क्योंकि मैं डरी भी बहुत थी। लेकिन ये बटन देखिए आप, ये सर आप देख लीजिए अगर इससे आपकी कुछ मदद हो जाए, और प्लीज आप खूनी को पकड़ लीजिए, नहीं तो इस ट्रेन में 2 दिन और सफर करना मेरे लिए मुमकिन होगा ही नहीं। तो खैर डिटेक्टिव प्रकाश उनको वो देते हैं कि नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, आप मुझे वो बटन दिखाएंगे। तो खैर वो बटन गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि जो यूनिफॉर्म है ट्रेन स्टाफ की, उस यूनिफॉर्म का बटन है वो, उस पे वो एम्बलम बना हुआ है ट्रेन का, ट्रेन कंपनी का। तो इससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इससे ये चीज रहती है कि कोई और था वहां पे मौजूद, और हो सकता है कि वो ट्रेन स्टाफ में से कोई हो।
पर वो कौन है ये पता करना डिटेक्टिव प्रकाश का काम है। अच्छा, डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो थोड़े से मिसेस सोफिया से भी वो थे कि ये इतना ज्यादा बेचारी हाइपर क्यों नहीं, उन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया है। कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपने कुछ देख लिया हो तो आप परेशान ज्यादा हो जाते हैं। तो हालांकि वो बुजुर्ग थी, वो उनको ज्यादा पुश नहीं कर रहे थे सवालों से, पर उनको डाउट हो रहा था कि हो सकता है कि इनका आमना सामना तो नहीं हो गया मर्डरर से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनसे बाद में पूछूंगा। इसके बाद ये एक लड़की जो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन पे, उसका नाम होता है ग्रेटा। ग्रेटा को बुलाते हैं। ग्रेटा जो है वो एक नर्स है। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप सो रही थी, जाग रही थी, आपने कोई आवाज सुनी रात में, नहीं सुनी? तो ग्रेटा जो थी वो बड़ी खामोश मिजाज की बच्ची, मतलब बिल्कुल नर्स जैसे होती ना, तो बोली नहीं सर मैंने कुछ नहीं सुना, और मैं जल्दी सो गई थी और ठंड भी हो रही थी, तो मैंने अपना सब लॉक कर लिया था, पर्दे भी डाल दिए थे, तो मैंने कुछ देखा भी नहीं। तो लेकिन आपने आर्मस्ट्रॉन्ग केस वाला बताया तो बिल्कुल मेरा दिल टूट गया, क्योंकि वो 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। सच पूछे सर तो पहले मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि ये रैचेट जो है उनका मर्डर हो गया, लेकिन अब मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मतलब भगवान का करना ही तो नहीं है कि उन्होंने एक 6 साल की बच्ची का मर्डर किया है, तो अब इनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मतलब मैं, मेरी एक छोटी सी भांजी है, तो इसलिए मुझे इसका दर्द बहुत है डेजी का, तो इस मर्डर का मैं क्या ज्यादा प्रेशर ले भी नहीं पा रही। तो उसने बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही उससे अपनी सारी बात उनको बता दी कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ पता नहीं है, ना मैं इनको रैचेट को जानती थी। तो डिटेक्टिव प्रकाश कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आप ये आप सो रही थी, आप ये कह रही हैं, हाँ। तो अभी तक जितने भी लोगों को इंटरव्यू किया है, सबसे मुश्किल बात यह है कि सबने ये कहा कि वो अपने अपने केबिन में थे और सो रहे थे। इस चीज को चेक करने का कोई तरीका ही नहीं, ना उस जमाने में कैमरा थे ना फोन थे, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ, अनलेस किसी ने उनको देखा ही क्यों ना हो कमरे में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद एक और इंसान जो ट्रैवल कर रहा था ट्रेन पे, हम सारे पैसेंजर से मिल रहे धीरे धीरे, एक बोगी में जितने भी थे। तो अगला पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा था वो एक प्रिंसेस थी, मतलब वो फैमिली उनकी थोड़ी वैसी थी, रॉयल फैमिली। तो उनका नाम था प्रिंसेस काफका। ये रशिया की एक राजकुमारी थी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आती थी, नोबल फैमिली से। तो जाहिर सी बात है इनमें थोड़ी अदा भी थी, थोड़ा तैश भी था, टशन भी था। तो वो कह रही थी कि अरे भाई जल्दी सॉल्व करिए, ट्रेन रुकी हुई है इस मर्डर के चक्कर में, मुझे एक जगह पहुंचना है, और आप लोगों ने वक्त जाया कर रखा है, और इस तरह की वारदात होने लगी है, बताइए ट्रेनों पे भी इस तरह की वारदात होने लगेंगी, तो कॉमन पब्लिक का तो क्या ही होगा। पता वो बिल्कुल अपने अपने ही जोन में चल रही थी वो। उनका ये कहना था कि भाई इस तरह के क्राइम रेट बढ़ गया है और हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और फलाना ढिमकाना। तो ये जो है ये मुस्तकिल यही बातें कर रही थी। तो जैसे ही मिस्टर डॉक्टर डिटेक्टिव प्रकाश ने इनको बुलाया और इनसे पूछा कि भाई आपने कुछ सुना है, वो कहने लगी नहीं भाई, मैं अपनी जो है कान में रुई लगा के लेटती हूँ, क्योंकि ट्रेन की आवाज से मुझे परेशानी होती है, तो मुझे नींद नहीं आती आसानी से, तो मैं रुई डाल के सोती हूँ, तो इसलिए जाहिर सी बात है मुझे आवाज नहीं आई। ये बात जो है वो उनकी एक मेड उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, उसने कंफर्म भी की कि जी मैडम जो है वो रोज कान में रुई डाल के सोती है, क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव इनकी नींद है, तो सारा ब्लैकआउट करना पड़ता है, सारे पर्दे डालने होते हैं और रुई लगानी होती है कान में। तो डिटेक्टिव प्रकाश ने कहा अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब इनको भी कोई आवाज नहीं आई अगर ये सो रही थी तो। और फिर उसने उनकी मेड से पूछा कि क्या ये वाकई सो रही थी? तो उन्होंने कहा जी, ये जो है उसका नाम था हिल्डा, मेट का नाम था हिल्डा। उसने उन्होंने हिल्डा को बुलाया कि ये बताइए हिल्डा कि आपकी मालकिन को आपने कितने बजे सोने के लिए सारा इंतजाम किया था? तो उन्होंने कहा कि ये 11:45 तक चली गई थी लेटने के लिए, इनको मुश्किल से नींद आती है तो थोड़ा ये टहली मेरे साथ बाहर, उसके बाद मैंने सारे पर्दे डाले इनके केबिन के, इनको रुई दी, चाय दी, और उसके बाद ये सोने चले गए, और मैं भी तभी ही चली गई थी। तो जाहिर सी बात है दोनों ने एक दूसरे की बात कंफर्म की कि हमने एक दूसरे को आखिरी बार 11:45 पे देखा, मर्डर हुआ है 1:15 पे। तो इन दोनों का कहना था कि हम 11:45 पे ही सो चुके थे, मतलब चले गए थे सोने के लिए। तो डिटेक्टिव प्रकाश ने कहा अच्छा ठीक है। अब एक कपल भी ट्रैवल कर रहा था उस बोगी में, और वो कपल जो था वो काउंट और काउंटेस थे, काउंट और काउंटेस एल्बर्टा। अब ये दोनों की भी टाइटल्स हैं, ये दोनों भी एक रॉयल फैमिली से आते हैं, पर ये ब्रिटिश है, इंग्लैंड के हैं।
और ये दोनों ने कहा कि अच्छा, ये दोनों जरा अच्छे मिजाज के थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनमें तैश हो या अकड़ हो। तो वो पूछ रहे थे कि कुछ अगर हम हेल्प कर सकते हो तो बताइए। तो डिटेक्टिव प्रकाश ने पूछा, अभी पहली हेल्प तो ये है, आप ये बताइए आप रात में थे कहाँ पे और कब सोने गए। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों को जरा मुश्किल से नींद आई ट्रेन पे, तो हम लोग करीबन 1 बजे तक बाहर ही टहल रहे थे, बातें कर रहे थे, टहल रहे थे। तो तब तक तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। हमने इनको हिल्डा को भी कमरे में जाते देखा, अपनी मालकिन को सुला के, उसके बाद वो अपने रूम में जा रही थी, हमने तब भी देखा था। और फिर हम दोनों भी चले गए थे लेटने के लिए। तो तब तक कोई मसला नहीं था, ना कोई ऐसी चीज थी। तो 1 o'clock अराउंड हम चले गए थे लेटने। तो उसने कहा अच्छा, तो आपको कोई ऐसी कोई वो नहीं दिखी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं लगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं। बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद अच्छा, अब ये लोग इतने कोऑपरेटिव थे और कोई सवाल क्या ही पूछे, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब 2-3 लोग रह गए, उनको मैं जल्दी से इंटरव्यू कर लूं, उसके बाद मैं जरा छानबीन करूंगा सबके केबिन की। मुझे इजाजत दें कि मैं सबका जो कंपार्टमेंट है उसकी तलाशी ले पाऊं, कि क्या पता हमें वो चाकू मिल जाए जिससे मर्डर हुआ है। तो जिसके पास मिलेगा तो आसानी हो जाएगी। तो फिर उसने मैरी करके एक लड़की थी, वो थी टीचर। तो मैरी को बुलाया और कहा कि भाई आपको पता, आप कहाँ थी, और आपने किसी कोई भी सस्पिशियस चीज देखी कल रात में? अच्छा, मैरी जो थी थोड़ी यंग थी, तो उसको बहुत घबराहट हो रही थी क्वेश्चनिंग से और पूरे मर्डर वाले सिनेरियो से, तो मुस्तकिल हाथ मसल रही हैं और परेशान हो रही हैं। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब वो पूछ रहे हैं कि नहीं आप घबराइए नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ थी, आपने कुछ देखा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये मतलब मैं तो मर्डर से इतने शॉक में चली गई हूँ, और मैं तो बस यहाँ जा रही थी, और मैं बस बाथरूम जाने के लिए एक बार उठी थी बीच में, पर मुझे कुछ ऐसी आवाज या कुछ नहीं आई। और सर मेरा यकीन करिए, और अच्छा, वो बात इस तरह से कर रही थी, घबरा घबरा के, और मुस्तकिल हाथ मसले जा रही थी। तो डिटेक्टिव प्रकाश भी सोच रहे थे कि इतना क्यों एंग्शियस हो रही है ना, मतलब इतना परेशान तो होने वाली कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने उसको देखा गौर से, कहने लगे ये छोटी सी है, कद में भी छोटी सी है, उम्र में भी छोटी सी है, पतली दुबली सी है। तो इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये 12 बार घोंप पाएगी चाकू किसी मिस्टर रैचेट जैसे आदमी में, जो खुद एक क्रिमिनल है और हट्टा कट्टा इंसान है। तो लग नहीं रहा कि इसने मर्डर किया होगा, लेकिन इसकी एंजाइटी और जितना ये नर्वस है, इससे शक भी इसी पे जा रहा है। तो खैर, लेकिन उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ थी, वो उसने बताया मैं अपने केबिन में थी, बीच में बाथरूम के लिए उठी थी। फिर उसने टाइम बताया कि बाथरूम के लिए वो अराउंड 2 बजे उठी थी। तो ये बात कंफर्म की एडवर्ड ने, उसके केबिन के सामने से वो गुजरी, उसने कहा जी मैंने देखा था, मेरी आहट से आंख खुली थी। ठीक है। तो एक दूसरे का इन्होंने कंफर्म कर दिया कि इन्होंने इनको केबिन में देखा, एडवर्ड ने, और एडवर्ड ने मैरी को देखा अपने रूम में जाते हुए बाथरूम से। अब इसके बाद एक थे कर्नल इवेंस, ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे ट्रेन पे ही। अब देखिए, मैं इतने सारे लोग आपको बता रही हूँ जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं डिटेक्टिव प्रकाश। तो जैसे डिटेक्टिव प्रकाश हर किसी से बात करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये मर्डरर तो नहीं, ये आप लोग करते रहिए साथ साथ। जानती हूँ मैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर ज्यादा सस्पेक्ट्स नहीं होते तो वो मर्डरर ढूंढने मजा नहीं आता। और 13 के 13 लोग जो है वो मार सकते हैं, क्योंकि वो सब एक ही बोगी में थे। तो उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई बाहर से भी आ सकता है, ये अभी हमें पता नहीं। तो कर्नल इवेंस जो थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे आर्मी में। तो जाहिर सी बात है, खूब कड़क और एकदम ऐसे मर्डर उनके लिए ऐसा नहीं था कि वो मर्डर से डर गए थे, वो थे क्या कहते हैं, परेशान ज्यादा थे। एज इन परेशान क्या, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए ये हटवाना है और किसको बुलाना है, मैं करवा देता हूँ, और सब मतलब एकदम चार्ज लेते हुए, मुस्तकिल डिटेक्टिव प्रकाश की मदद करते हुए। तो अच्छा, उनसे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है, वो तो आर्मी ऑफिसर थे, उनका सेंस ऑफ जस्टिस बड़ा स्ट्रांग, कि नहीं ये तो खुद भी क्रिमिनल है, लेकिन भाई मर्डर हुआ है तो उसका कातिल ढूंढना जरूरी है। और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, आप अपने केबिन की भी तलाशी ले लीजिए, सब ले लीजिए, कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो वो फुल सपोर्ट में थे और सब चीजें बता भी रहे थे, और बाकी सबको भी दिलासा दे रहे थे। जैसे वो थी मिसेस सोफिया, जो एल्डरली लेडी परेशान थी, तो मुस्तकिल उनको भी दिलासा दे रहे थे कि नहीं आप परेशान मत होइए, और ये सारी चीजें मतलब हमें क्या मौका देती है कि हम एक साथ आके चीजें सॉल्व करें। तो आप परेशान ना होइए, हम लोग कर लेंगे। तो खैर, फिर ये कर्नल इवेंस जो थे उनसे
उनसे क्या कहते हैं, एक चीज पूछी गई कि आप ये बताइए कि आप रात में कहाँ पे थे। तो कर्नल एवेंस ने कहा कि मैं सो नहीं रहा था, मैं जो था वो स्मोकिंग एरिया में गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है हर जगह आप स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्मोकिंग एरिया अलग होता है, जैसे बिल्डिंग्स में भी बाहर को होता है, तो वैसे ही ट्रेन में भी बोगी के बाहर एक एरिया होता है, उसमें स्मोकिंग करने जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं रात में स्मोकिंग करने गया हुआ था और मुझे ऐसी कोई आहट वाहट नहीं आई, ना मैंने किसी को देखा, और फिर उसके बाद में आके सो गया 3 बजे अराउंड। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो इससे लेकिन एक चीज क्लिक हुई, वो क्या चीज है बताइए, चैट बॉक्स में बताइए अगर कोई पहचान पाया कि ये क्या क्लू है। शाबाश, रेखा जी बता रही हैं कि ये सिगरेट वाला क्लू है। तो अभी तक ये पहले इंसान है जो हमें पता चला है कि स्मोकिंग करते हैं, और हमें बॉडी के पास मिली है एक सिगरेट। तो इससे क्या कहते हैं, डिटेक्टिव प्रकाश जो है उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये तो मतलब ये 90% अब मैं, मेरा शक जो है वो इन पे चला गया है। क्योंकि एक तो ये हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, एक आर्मी मैन, तो जाहिर सी बात है मर्डर और किलिंग और ये सारी चीजें रखने का जिगरा रखते हैं, ठीक। और ये चीज थी, वो स्मोकिंग नहीं करते तो सिगरेट भी उनकी हो सकता है गिर गई हो गलती से। खैर, फिर अच्छा, दूसरी चीज ये था, ये थी कि एक याद है, एक वो भी मिला था, क्या कहते हैं, हैंकी भी मिला था एक लड़की का, अब लेकिन वो हैंकी कहाँ से आया वो नहीं पता। खैर, फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज पता चलती है, इसी बातों बातों में पता चलता है कि ये जो कर्नल है वो इस ट्रेन में ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा वक्त बिता पाए मैरी के साथ। मैरी वो टीचर है, यंग टीचर, ठीक है। तो मैरी जो है वो इनकी मंगेतर है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कहीं जा रहे हैं और अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं अभी, और ये बातों में पता चलता है कि ये भाई उनकी मंगेतर हैं। हाँ, तो खैर फिर उसके बाद दो लोग, एक और इंसान रह जाता है, उसका नाम होता है एंटोनियो। ये जो है वो एक इटालियन बंदा है, और ये खूब लाइवली और खूब बातूनी भी है, और जाहिर है यंग है, तो वही चीज की मुझे कोई भी काम दे दीजिए मैं कर दूंगा। तो अच्छा, और ये यहाँ पे जितनी भी यंग लड़कियां जैसे हिल्डा हो गई, मैरी हो गई, दोनों को इम्प्रेस करने में भी लगा हुआ है कि अरे मैं सामान इधर से उधर कर देता हूँ, आइए सर मैं आपको ये वाला कमरा भी अच्छा मैं हटा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। तो एंटोनियो पास सच कोई रीजन नहीं है शक करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरी मदद भी कर रहा है, और उसकी एलिबाई सच भी है क्योंकि उसका सबसे आखिर में है केबिन। तो वहां तक अगर कुछ होता भी तो वहां तक आवाज नहीं जाती, दूसरी तरफ को है, बाथरूम के ऑपोजिट साइड। तो अब सब लोगों से बातचीत हो गया, हम इस बोगी में सवार सारे 13 लोगों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बार सोच के बताइए, आपको क्या लगता है इसमें से कोई भी मर्डरर हो सकता है? जो लगता है उसका नाम लिखिए चैट बॉक्स में, देखें। आपके हिसाब से जो मर्डरर है 13 लोगों में से? एक तो खुद डिटेक्टिव प्रकाश है, उसके अलावा हमारे, सबसे पहले तो हमारे जो विक्टिम है रैचेट, उनका सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का नाम है जैक। उनका एक नौकर है, उसका नाम है एडवर्ड। एक वो बुजुर्ग लेडी है जिनका नाम है मिसेस सोफिया। एक नर्स है ग्रेटा। एक वो जो प्रिंसेस थी जो खूब बन रही थी वो है प्रिंसेस काफ्का। एक काउंट और काउंटेस जो कपल हैं, काउंट और काउंटेस एल्बर्टा, वो है। एक इंग्लिश टीचर, एक टीचर है ब्रिटिश टीचर मेरी। एक कर्नल इवेंस है, और एक है एंटोनियो, और एक उस प्रिंसेस की मेड हिल्डा, ठीक। ये सारे लोग हैं। मैं जल्दी से एक काम करती हूँ, मैं इन सबके नाम चैट बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि अगर आपको याद नहीं रहे। रैचेट वो है जिनका मर्डर हो गया है, मर्डर विक्टिम हमारे, ठीक। इसके अलावा हमारे पास है इनके सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का नाम है जैक, ठीक। इसके अलावा हमारे पास है सर्वेंट इनके जिसका नाम है एडवर्ड। फिर है ओल्ड लेडी जिनका नाम है मिसेस सोफिया।
फिर इसके बाद हमारे पास एक है मैरी, ये है टीचर। फिर प्रिंसेस काफ्का। प्रिंसेस काफ्का जो है, इनकी एक वो है सर्वेंट, उसका नाम है हिल्डा। ठीक। फिर हमारे पास वो एक कपल है, काउंट एंड काउंटेस। इसलिए हमारे पास है कर्नल और हमारे पास है एंटोनियो और ग्रेटा नर्स। ठीक, हो गए सारे लोग। तो अब आप इन सब की लिस्ट देखिए और बताइए कि इसमें से अगर आपको कोई लग रहा है कोई मर्डरर है, कौन है उसका नाम लिखिए। मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर्वेंट होगा, कोई कह रहा है कि ओल्ड लेडी हो सकती है। अच्छा, ओके। कोई कह रहा है कि मिलिट्री मैन होगा। मिलिट्री मैन के चांसेस हैं कि वैसे ना घोप सकते हैं बार बार, मतलब फिजिकली पॉसिबल। ओल्ड लेडी का थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, नैना जी कह रही हैं कि नर्स हो सकती है। चलिए देखते हैं। अब आपने देखा सबका इंटरव्यू हो गया, अब हम सारे किरदारों को जानते हैं जो उस बोगी में सफर कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे सबके कमरों की तलाशी लेनी होगी, उससे ही मैं मतलब वो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इससे ज्यादा और मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूं, फोन वोन है नहीं चेक करने को, बातचीत सबसे कर ली मैंने। तो उसने अब कमरे चेक करना शुरू करे। तो सबसे पहले वो जाता है इसके कमरे में, मिसेस सोफिया के कमरे में, जो ओल्ड लेडी थी क्योंकि बराबर में ही था उनका। तो मिसेस सोफिया के पास जाता है, वो खैर वहीं परेशान बैठी हुई हैं और उन्होंने अपनी सारी बातें बताना फिर से शुरू कर दी। खूब बातूनी बहुत है वो भाई। अब उनके सारे डायलॉग्स मुझे याद नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बातें खूब ज्यादा ही की हैं स्टोरी में। तो वो फिर उनसे बातें बनाना शुरू कर देती हैं कि अच्छा, आपके काम में आपने अभी तक क्या किया है और ये वो सब पूछने लगती हैं। तो वो खैर उनकी बातें जी जी जी, उनको बुरा ना लगे ऐसे कहते हुए वो अपनी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें ऐसा कुछ खास नहीं मिलता, हालांकि उन्हें वहां पे जैसे एक उनकी वॉकिंग स्टिक मिलती है, और उन्हें एक उसका अमेरिका का टिकट मिलता है उनके सामान में। तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि इतनी दूर से अकेले ट्रैवल कर क्यों रही हैं, ये थोड़ी सी डाउट की बात थी। क्योंकि उस जमाने में मतलब जिस हिसाब की उनकी हेल्थ कंडीशन थी, अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत कम से होता था, क्योंकि ट्रेन के सफर लंबे बहुत होते थे, स्पेशली यूरोप में, वो भी स्नो के दौरान, विंटर सीजन में। तो उनको ये चीज हुई कि आप अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि असल में मेरी पूरी फैमिली जो है, मैं आई हैव लॉस्ट एवरीवन। अब मैं दुनिया में मतलब जो मेरे नियर एंड डियर वंस थे उन सबकी डेथ हो गई है, तो अब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और मतलब मेरे बच्चों को भगवान ने पहले उठा लिया, मुझे नहीं उठाया। तो वो इस तरह मतलब वो बेचारी बेचारी गमगीन हो गई कि मेरे पास कोई है नहीं जो मेरे साथ रहे। वो तो खैर वो कॉन्वर्सेशन छोड़ के डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो अगले कमरे में चले जाते हैं। फिर वो जाते हैं उस कपल के कमरे में। अब वो वहां पे उनका सामान जब चेक कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी लेडी का पर्स ऐसे ही तो नहीं चेक करेंगे। तो वो जैसे ही लेकिन पर्स उठाते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है लेडी, और अपना पर्स उनके हाथ से लेती है, तो उनका पासपोर्ट नीचे गिर जाता है। अब याद है ये ओरिएंट एक्सप्रेस है जो यूरोप में चलती है। अब यूरोप में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू जा रही है ट्रेन, तो पासपोर्ट कैरी करते हैं। तो इन लेडी का पासपोर्ट जो है वो गिर जाता है। तो खैर डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो पासपोर्ट उठाते हैं और देखते हैं कि जहां पे आपका नाम लिखा होता है, वहां पे उस नाम पे एक ग्रीस का निशान है, तो नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो तब उन्हें थोड़ा सा वो लगता है कि भाई इसमें आपका, वो पूछ लेते हैं खैर कि भाई आपका इस पे ग्रीस है, आप बदलवा लीजिए, नहीं तो ये तो पकड़ में आ जाएगा कि आपका नाम भी नहीं दिख रहा आपके पासपोर्ट पे, आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। तो वो कहती है अरे जी जी, वो मेरा गलती से उसमें हाथ लग गया था, और वो घबरा के हाथ से लेके अपने पर्स में डाल देती है। तो ये जो एक्शन है, इससे थोड़ा सा
डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो हो जाते हैं कि ये इन्होंने मर्डर किया या नहीं किया वो बात की बात है, पर ये छुपा कुछ जरूर रही है। क्योंकि एक तो ये कि इनकी आइडेंटिटी अब क्वेश्चन मार्क हो गई, और दूसरा ये कि ये अब नर्वस भी हो गई कि ये मुझे पता चल गया है, तो कुछ तो दाल में काला है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कर्नल के पास। अच्छा, कर्नल से बातचीत होती है तो ये पता चलता है कि कर्नल जो डेजी के पापा थे मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं या थे मतलब। ठीक है, तो इससे इसको जो है हो जाती है मतलब डिटेक्टिव प्रकाश के हो जाता है कि यार अब तो इनके पास मोटिव भी है, इनके बहुत अच्छे दोस्त का जो डेथ हुई है, जो उसने सुसाइड किया है अपना, वो रैचेट की वजह से किया है, पूरी फैमिली उसके दोस्त की खत्म हो गई रैचेट की वजह से, तो इसके पास मोटिव है मारने का। तो खैर फिर वो सबसे बातचीत करने के बाद अपना रूम उसमें जाता है, पेंट्री में, वो कहता है कि आप सब लोग जो अपने रूम में चले जाइए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वो बैठता है और सब जैसे मैंने या आपने लिखी हुई है लिस्ट सारे लोगों की, वो लिखता है, और जो भी उसको पता चला उनके बारे में वो लिखता है, और वो सोचता है कि क्या हुआ है। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिटेक्टिव प्रकाश मैं आपको बताती हूँ कि उसे क्या क्या पता चला बातचीत में। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई भी बातचीत डायलॉग के फॉर्म में आपको नहीं बताई है ना, सारी डिटेल नहीं पता है हमें, हमें बस वो पता है जितना मैंने समराइज करके आपको बताया है। और डिटेक्टिव प्रकाश जो है वो, उनकी सबसे खास बात यह है कि वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, हमसे बातें निकलवा लेते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें जो है वो निकाली, और जो बातें उन्होंने निकाली वो ये थी सबसे पहले कि डिटेक्टिव कर्नल जो है वो है रैचेट के दोस्त। ठीक है, उससे उन्होंने ये सोचा कि मैरी जो है, जैसे साहब की वो नर्वस या एंग्शियस हो रही थी, मैरी को डेफिनेटली पता जरूर होगा कि कर्नल ने कुछ गड़बड़ की है, तो इसलिए वो फिर मैरी को बुलाता है कि ये है भी कमजोर कड़ी और एंग्शियस भी हो रही है, तो ये सब उगल देगी। तो वो मैरी को बुला के उससे बात करता है, तो मैरी जो है वो जाहिर सी बात है फिर वो प्रेशर में आ जाती है, पहले ही नर्वस थी, तो ये कबूल कर लेती है कि मैं जो हूँ वो इनके इनके साथ आई थी, और वो ये भी बताती है कि मैं सोफिया जो बच्ची थी 6 साल की, मैं उसकी टीचर भी थी। तो इसका भी सीधा सीधा कनेक्शन जो था वो सोफिया उससे डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग से था, जो बच्ची जो किडनैप हुई थी। तो इसके पास भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव था रैचेट पे बदला निकालने का। खैर इसी तरह से धीरे धीरे सबका पर्दाफाश होता है। काउंट और काउंटेस का क्या होगा याद है, वो पासपोर्ट जिसपे धब्बा था। तो खैर अब ये क्या करता है डिटेक्टिव प्रकाश, वो चुपके से वो कर लेता है, इसका वो पर्स में से पासपोर्ट निकाल लेता है इसके हस्बैंड का, इसका तो नहीं निकाल पाता क्योंकि अपना लिए लिए घूम रही है नर्वसनेस के मारे, वो हस्बैंड का निकाल लेता है। तो उसमें स्पाउस वाला जो वो होता है उससे पता चलता है कि ये जो बीवी है इसकी, जो काउंटेस है, उनका नाम है नैन्सी, और ये डेजी की खाला है। तो अब ये हो गया कि इनके पास भी मोटिव है रैचेट को मारने का। ठीक, ये इसके खाला खालू है जो बच्ची किडनैप और मर्डर हुई थी जिसको रैचेट ने पकड़ा था। तो अब इनके पास भी मोटिव हो गया। अब धीरे धीरे उसने रियलाइज करा कि एवरी सिंगल पर्सन इन द बोगी किसी न किसी तरह से मोटिव निकल के आ रहा है रैचेट को मारने का। तो वो सबको बुलाता है, वो ट्रेन कैप्टन को बुलाता है, और वो कहता है कि भाई मैं आपको इस मर्डर के सॉल्व करके 2 सलूशन दे रहा हूँ, अब आप अपना सोल्यूशन चूज कर लीजिए। पहला सोल्यूशन वो ये देता है कि पहला सोल्यूशन अगर जो आप मानना चाहते हैं वो ये है कि बाहर से कोई इस बोगी में आया, रात में मर्डर किया, और उसके बाद वो फरार हो गया। वो स्टाफ का कोई मेंबर था, उसके पास मास्टर की थी, उसने मास्टर की से केबिन का दरवाजा खोला, मर्डर किया, बाहर निकला और मास्टर की से दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। ये मेरा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। ठीक, उसने कहा मेरा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जब उसने बताना शुरू करा तो सिर्फ ट्रेन के कैप्टन ही थे जिन्हें पता नहीं था, बाकी सबको पता था। उसने बताना शुरू करा कि भाई वैसे तो आपने मुझे बताया नहीं है, बट मिसेस सोफिया आप जितनी बातें कर रही थी आप मुझे ये बता सकती थी कि आप डेजी की दादी हैं। तो
मिसेस सोफिया जो बुजुर्ग लेडी ट्रैवल कर रही थी वो डेजी की दादी थी, और जो वो कह रही थी ना मैंने अपने लव्ड वंस खो दिए, तो उन्हीं का बेटा, बहू और पोती जो थी वो उसकी डेथ हुई थी, इसीलिए वो बस रिवेंज के तौर पे इसमें सफर कर रही थी रैचेट के साथ। तो मिसेस सोफिया जो थी वो डेजी की दादी थी। खाला खालू जो थे वो काउंटर काउंटेस थे। ये जो प्रिंसेस काफका जो थी, जो बहुत ज्यादा अपने आप को बन रही थी, जो थोड़े सा टशन में रह रही थी, वो जो थी वो इसकी वो थी सोफिया की बेटी, उसकी बुआ, डेजी की बुआ। और बाकी जो लोग थे, हिल्डा हो गई, ग्रेटा हो गई, एंटोनियो हो गए, और मेरी, ये चारों लोग किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी रोल में, चाहे वो आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पे ड्राइवर रहे हों, या कुक रहे हों, या टीचर रहे हों, या बच्चे के नर्स रहे हों, सब आर्मस्ट्रॉन्ग केस से कनेक्टेड थे। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि सब ने, क्योंकि रैचेट को कानून ने सजा नहीं दी, और क्योंकि इसने बहुत जबरदस्त क्राइम किया था, 6 साल की एक बच्ची को मारा था, तो वो उसको क्या कहते हैं, इंसाफ देने के लिए सब सवार थे। और सबने ये डिसाइड किया था कि वो जो उसका बोझ है, जो गिल्ट है, जो भी सजा मिलेगी वो सब इक्वली बांटेंगे। तो इसलिए जो 12 चाकू के निशान थे, वो एक एक पर्सन ने एक एक खोपा मारा था। इसीलिए उसमें से कुछ हल्का था, कुछ जोर से था, डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये पूरी बोगी ही क्रिमिनल से भरी हुई थी। तो आखिर में आप लोगों ने जो जो गेस किया, सब लोग सही थे। जिस जिसका आपने नाम लिया उसने चाकू मारा जरूर था। आपको स्टोरी कैसी लगी ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए, इतने इत्मीनान से आप लोग सब सुन रहे थे। थैंक यू सो मच मीना मैम, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी सस्पेंस वाली। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से बताया डिस्पाइट द फैक्ट आप इतने बीमार थे। थैंक यू सो मच। आई होप आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।